प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले हमने इटली का एकीकरण पढ़ा था और फ्रांस की क्रांति, अमेरिका क्रांति, और ये सन 1870 का एक ऐसा दौर था जहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना प्रबलतम रूप में विद्यमान थी और ये सारे कारण थे नेपोलियन बोनापार्ट के कारण। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस की क्रांति से पूर्व जर्मनी 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में से कुछ पर विदेशी शासकों का अधिकार था। इनमें हनोवर घर यानी इसमें हनोवर पर इंग्लैंड का और स्लेस्विंग और होल्स्टीन पर डेनमार्क का, उत्तर जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का, दक्षिणी जर्मन राज्यों पर फ्रांस का अधिकार था। यद्यपि जर्मन राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित थे, फिर भी पवित्र रोमन साम्राज्य व डाइट के माध्यम से वे एक दूसरे से योगबद्ध थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर एकीकृत एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया। इन सभी राज्यों में से एक जैसी शासन व्यवस्था लागू कर अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह इतिहास की विडंबना ही है कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट जिस बिस्मार्क का पथ प्रदर्शक बना और जर्मनी के निर्माण में सहायता की, उसी बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी ने आगे चलकर फ्रांस को रौंद दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वियना यानी एक ऑस्ट्रिया में 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। उसमें जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित कर एक शिथिल संघ का निर्माण किया गया, जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता है। इस संघ के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सके। ये सब मेटरनिख के दिमाग की उपज थी। ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया। पर्सा के सम्राट को उपाध्यक्ष बना दिया गया। संघ की एक संसद यानी डाइट बना दी गई, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि शामिल हुए। इस संसद के अधिकार नाम मात्र के थे तथा प्रत्येक राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र थे। कालबर्सवाद के आदेश। जर्मनी के विश्वविद्यालय राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार कर रहे थे, जिसका प्रधान केंद्र था जेना। इससे भयभीत मेटरनिख ने 1819 में एक काल्सवाद में जर्मन संसद की बैठक बुलाई। इसमें उसने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो नियम बनाए वे काल्सवाद के आदेश के नाम से प्रसिद्ध है। इसने प्रेस, प्रकाशन और विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। जेना विश्वविद्यालय के छात्रों से मेटरनिख व्यवस्था के विरुद्ध बर्सेनसेथ नामक संगठन की स्थापना की। काल्सवाद के दमनकारी कानूनों के कारण जर्मनी में लगभग 30 वर्षों तक प्रगतिशील विचारों का विकास नहीं हो पाया। अब है फ्रैंकफर्ट संसद व विलियम प्रथम। 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मन राज्यों की एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि निर्वाचन के माध्यम से एक आम संसद बुलाई जाए, जिसे पूरे जर्मनी का प्रतिनिधि हो। यह निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित हो। मार्च सन 1849 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद संविधान बना लिया गया, मगर पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर राजतंत्र की निरंकुशता में विश्वास करता था। अतः उसने जर्मन साम्राज्य का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही फ्रैंकफर्ट संसद की उपाध्यक्षता समाप्त हो गई। सन 1858 के बाद सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मस्तिष्क विकृत हो गया। अगले 3 वर्षों तक उसका भाई विलियम प्रथम उसका संरक्षक बना। फिर 1861 में पर्सा का सम्राट बन गया। विलियम प्रथम योग्य, स्थिर बुद्धि और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने यह विश्वास कूट कूट कर भरा था कि पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो सकता है और पर्सा का भविष्य सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकालने के लिए उसने पर्सा की सैन्य शक्ति को दुगुना करने का निश्चय किया।
उसका युद्ध मंत्री वान रून तथा प्रधान सेनापति वॉन मोल्टेक था। विलियम प्रथम को अपनी सैनिक योजना लागू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी और वह धन संसद की स्वीकृति से ही मिल सकता था। संसद का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा इस सैनिक योजना के विरुद्ध थी। इस सदन ने प्रथम वर्ष 2 अस्थायी और तौर पर धन की स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु अगले वर्ष 1862 में धन देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार राजा और प्रतिनिधि सभा के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अगला है जर्मनी के एकीकरण का निर्माता बिस्मार्क। जिस प्रकार सम्राट विलियम प्रथम का संसद के साथ संघर्ष चल रहा था, उस समय युद्ध मंत्री वान रून ने सम्राट को सलाह दी कि वह बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करे। तो इस समय फ्रांस में पर्सा का राजदूत था। बिस्मार्क ने फ्रैंकफर्ट संसद सन 1848 के अधिवेशन में पर्सा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी पहली राजनीतिक भागीदारी दर्ज की। पर्सा का राजा फ्रेडरिक बिस्मार्क को विप्लववादी कहता था। 1851 में बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की संसद में पर्सा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। वहाँ से 1859 में सेंट पीटर्सबर्ग तथा मार्च सन 1862 में सेंट पीटर्सबर्ग से हटाकर पेरिस में पर्सा के राजदूत के रूप में भेजा। सम्राट विलियम प्रथम ने उसे बर्लिन बुलाकर 23 सितंबर सन 1862 को पर्सा का चांसलर नियुक्त कर दिया। चांसलर बनने के बाद उसने कहा, हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोगों की नीति द्वारा ही सुलझ सकती है। श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा पर संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बिस्मार्क की प्रतिज्ञा थी। अब है अगला डेनमार्क से युद्ध और वियना की संधि। डेनमार्क और जर्मनी के बीच स्लेस्विंग और हॉलिस्टीन की डच डेनमार्क के शासन के अधीन थी, मगर उसका विभिन्न अंग न होते हुए एक अभिन्न अंग था। डेनमार्क का सम्राट इन दोनों डचियों का पूरी तरह से डेनमार्क के विलय करना चाहता था, मगर जर्मन लोग इसके विरोध थे, क्योंकि हॉलिस्टीन जर्मन संघ का सदस्य था और यह कि जनता भी जर्मन थी। स्लेस्विंग में जर्मन बहुमत था, लेकिन वहाँ डैन लोग बड़ी संख्या में थे। डेनमार्क की संसद ने एक नया संविधान बनाकर 13 नवंबर सन 1863 को इन दोनों प्रदेशों को अपना अभिन्न अंग बना लिया। रणनीति बनाकर कुछ समय बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को उक्त नवीन संविधान को 48 घंटे के अंदर वापस लेने का अल्टीमेट दिया। डेनमार्क चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ की संसद भंग की जा चुकी थी। 48 घंटे के अंदर नए चुनाव करवाना व संसद का अधिवेशन बुलाकर संविधान को वापस लेना असंभव था। वास्तव में यह बिस्मार्क की ऐसी गहरी चाल थी जिससे युद्ध अनिवार्य हो जाए। संविधान रद्द न किए जाने पर पर्सा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर फरवरी सन 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। दोनों देशों की संयुक्त सेना के सामने पराजित डेनमार्क को वियना संधि सन 1864 अक्टूबर में स्लेस्विंग एवं हॉलिस्टीन के साथ ही लायनबर्ग की डची भी ऑस्ट्रिया और पर्सा के संयुक्त अधिकार को देनी पड़ी। अब है ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टिन समझौता 14 अगस्त सन 1865। पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने इस समझौते द्वारा यह तय किया कि लायनबर्ग की डची पर्सा को बेच दी जाए। स्लेस्विंग पर्सा के पास रहे, हॉलिस्टीन ऑस्ट्रिया के अधिकार में रहे। 1 जून सन 1866 को ऑस्ट्रिया ने स्लेस्विंग और हॉलिस्टीन के प्रश्न पर निर्णय करने के लिए जर्मनी की संघीय संसद का अधिवेशन बुलाया। ऑस्ट्रिया के दबाव में इस संसद ने यह निर्णय किया कि डेनमार्क के लिए 3 प्रदेश ऑगस्टेनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाए। बिस्मार्क ने इसे गेस्टिन समझौते का विरोध बताया, इसका विरोध किया और यह घोषणा कर दी कि ऑस्ट्रिया द्वारा समझौते को भंग कर दिए जाने के बाद वह उससे मुक्त है। तो गेस्टिन का समझौता एक कागजी कोई परत थी, उसको कागज से ढक दिया जैसा समझौता था। अब है ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध, इसको सैडवा का युद्ध सन 1866 भी कहते हैं। गेस्टिन समझौता बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय थी। यद्यपि इसे हॉलिस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, मगर वहाँ की अधिकांश जनता जर्मन थी। वह पर्सा की सीमा से सटा हुआ प्रदेश था। ऐसी स्थिति में वहाँ ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष फैलाकर विद्रोह करवाना बिस्मार्क के लिए आसान था।
पर्सा को गेस्टाइन समझौते से मुक्त घोषित करने के बाद बिस्मार्क ने अपनी सेनाएं भेजकर होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। जर्मन संघ का सदस्य होने के बाद पर्सा ने संघ के अन्य देश ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की थी। इस कारण ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ से अपनी सेनाएं पर्सा के विरुद्ध भेजने का आग्रह किया। इस पर बिस्मार्क ने जर्मन संघ को भंग घोषित कर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध का फैसला 7 सप्ताह में हो गया। इस कारण इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं, यानी सेडोवा का युद्ध, यानी 7 सप्ताह का युद्ध। 3 जुलाई सन 1866 को सेडोवा कोनिग्राज के युद्ध में जनरल वॉन मोलटेक के नेतृत्व में पर्सा की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को निर्णायक पराजय दी। इस युद्ध में जर्मनी ने बेवेरिया, ब्यूटेमबर्ग, सैक्सनी, हनोवर, हेसे-कासेल, नास, बेडेन आदि राज्यों ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस समय ऑस्ट्रिया की दयनीय दशा देखकर पर्सा का राजा विलियम प्रथम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क बाद में ऑस्ट्रिया की सहायता से फ्रांस को पराजित करना चाहता था। इस कारण उसने युद्ध बंद कर ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की उदार संधि 23 अगस्त सन 1866 में की। इस संधि द्वारा सन 1815 की वियना संधि द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया गया। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से पृथक रहना स्वीकार कर लिया। स्लेस्विंग और होल्स्टीन राज्य पर पर्सा का अधिकार मान लिया गया। ऑस्ट्रिया ने पर्सा को युद्ध का हर्जाना तथा इटली को वेनेशिया देना स्वीकार कर लिया। इस बात को भी मान लिया कि पर्सा मैन नदी के उत्तर में अपने नेतृत्व में एक संघ का निर्माण कर सकता है। बाद में बिस्मार्क ने पर्सा के नेतृत्व में 21 राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया, जो उत्तरी जर्मन राज्य संघ के नाम से जाना जाता है। बवेरिया, ब्यूटेमबर्ग, बेडेन, हेसे जैसे जर्मन राज्य इस संघ से बाहर थे। अब है अगला फ्रांस पर्सा युद्ध, जिसको सेडोन का युद्ध सन 1870 भी कहते हैं। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस से सहायता के बदले नेपोलियन तृतीय को राइन प्रदेश देने का प्रस्ताव दिया, किंतु ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में तटस्थ रहकर नेपोलियन तृतीय ने अपने लिए खतरा मोल ले लिया, क्योंकि पर्सा का अगला लक्ष्य फ्रांस को पराजित करना था। दरअसल नेपोलियन तृतीय इस आशा में तटस्थ रहा था कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, जब ऑस्ट्रिया और पर्सा परेशान हो जाएंगे तब बीच में हस्तक्षेप का लाभ उठा लेगा। किंतु बिस्मार्क ने जिस गति से ऑस्ट्रिया को पराजित किया, नेपोलियन तृतीय बस देखता ही रह गया। फ्रांसीसी राजनीतिक थियर्स के अनुसार सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया के नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई थी। नेपोलियन तृतीय हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग का प्रदेश खरीदना चाहता था। हॉलैंड का शासक इस प्रदेश को बेचने के लिए तैयार भी हो गया था, मगर बाद में बिस्मार्क के विरोध के कारण नेपोलियन तृतीय इस प्रदेश को खरीदने में असफल रहा, जिसके कारण फ्रांस ने पर्सा के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब है फ्रांस पर्सा युद्ध, यानी सेडोन का युद्ध हुआ था, उसका तात्कालीन कारण। स्पेन के रिक्त सिंहासन पर होहेनजालन वंश के पार्टी को प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव इन दोनों देशों के बीच युद्ध का तत्कालीन कारण बना। 1868 में स्पेन में रानी इसाबेला द्वितीय के शासनकाल में उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसके कारण इसाबेला निष्कासित हुई। अब स्पेन के सेनापति ने इस विद्रोह के मूल में थे पर्सा के राजा के एक संबंधी लियोपोल्ड का नाम सिंहासन के लिए प्रस्तुत किया। लियोपोल्ड ने बहुत दुविधा के साथ 1870 में राजा बनने की स्वीकृति प्रदान की, इस शर्त पर दे दी कि यदि वे स्पेन की संसद से निर्वाचित होते हैं तभी राजपद को स्वीकार करेंगे। लियोपोल्ड का नाम प्रस्तावित करवाने में बिस्मार्क का हाथ बताया जाता है। इसका फ्रांस में विरोध हुआ, क्योंकि लियोपोल्ड को स्पेन की गद्दी मिलने से पर्सा की शक्ति बढ़ रही थी। फ्रांस के विरोध के बाद सम्राट विलियम के कहने पर लियोपोल्ड ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली, मगर पर्सा को अपमानित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी विदेश मंत्री ग्रेमंड ने पर्सा से फ्रांसीसी राजदूत बेनेदेत्ती को इस आशय का तार भेजा कि वह शीघ्र ही पर्सा के राजा से लियोपोल्ड की उम्मीदवारी के लिए एक क्षमा पत्र मांगे, जैसे यह स्पष्ट निर्देशित किया हुआ था कि भविष्य में भी कोई होहेनजोलर्न पार्टी स्पेन के सिंहासन का दावा नहीं करेगा। इस समय बेनेदेत्ती पर्सा के राजा विलियम प्रथम से एम्स नामक स्थान पर मिला। विलियम प्रथम ने फ्रांसीसी मांग को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए बर्लिन में बिस्मार्क को इस पूरी घटना से अवगत कराया। एक तार भेजा जिसे एम्स का तार
कहा जाता है। बिस्मार्क ने इस तार को अगले ही दिन 14 जुलाई को अविलंब इस प्रकार संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करवाया जिससे पर्सा के लोग ये समझे कि फ्रांसीसी राजदूत ने पर्सा के सम्राट के साथ अशिष्ट व्यवहार किया तथा दूसरी ओर फ्रांस के लोगों को यह लगे कि पर्सा के सम्राट ने फ्रांसीसी राजदूत का घोर अपमान किया, जिससे फ्रांस और जर्मनी दोनों तरफ उत्तेजना फैल गई। 15 जुलाई को तनावपूर्ण माहौल में फ्रांस ने पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय जर्मनी के चारों दक्षिणी राज्यों बवेरिया, ब्यूटेमबर्ग, बेडेन और हेसेन ने पर्सा का साथ देने का निर्णय लिया। बिशेनबर्ग और गेवाल्ट के प्रारंभिक युद्धों में विजय के बाद पर्सा ने 1 सितंबर सन 1870 को सेडोन के युद्ध में फ्रांस को निर्णायक रूप से पराजित किया। नेपोलियन तृतीय को अपने 84,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। उधर फ्रांस ने 4 सितंबर सन 1870 को जनता ने जूल्स फेवर के नेतृत्व में नेपोलियन तृतीय को गद्दी से हटाकर गणतंत्र की घोषणा कर दी। गैम्बल्टा के नेतृत्व में फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, जिससे कुछ दिनों तक युद्ध जारी रखा। अंत में पेरिस पर भी बिस्मार्क का अधिकार हो गया। नवंबर सन 1870 में पर्सा की सेनाओं द्वारा मटज नगर पर अधिकार कर लेने की खबर मिलने के बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार व दार्शनिक जॉन थॉमस कार्लाइल, जो जीवन प्रिय जर्मन सभ्यता के प्रशंसक रहे, ने द टाइम्स में लिखा है, मुझे लगता है कि मेरे युग का सबसे आशाजनक तथ्य यह है कि महान, धैर्यवान, गंभीर, पवित्र, ठोस जर्मनी आखिर एक राष्ट्र के रूप में ढल गया और सेखीखोर, मिथ्याभिमानी, आडंबरपूर्ण, इतराने वाले, झगड़ालू तथा अति संवेदनशील फ्रांस के स्थान पर जर्मनी महाद्वीप का रत्न बन गया। यह उसका कार्लाइल का कथन था। 18 जनवरी सन 1871 को बिस्मार्क ने वर्साये के शीश महल में जर्मन साम्राज्य के संविधान की घोषणा की। विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन संघ का सम्राट बना दिया गया था। 26 फरवरी सन 1871 की प्रारंभिक शांति संधि के बाद 10 मई सन 1871 को दोनों देशों के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके द्वारा फ्रांस को मेज व स्टाबर्ग के साथ अल्सास लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस ने जर्मनी को 3 वर्ष के भीतर 20 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। जब तक क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, जर्मन सेना फ्रांस के खर्चे पर उत्तरी फ्रांस में बनी रहेगी। जर्मनी के साथ की गई इस अपमानजनक संधि के विरोध में विक्टर हुगो ने राष्ट्रीय सभा से त्यागपत्र देते हुए कहा कि अब यूरोप में 2 राष्ट्र ऐसे हैं जो भयप्रद प्रमाणित हो रहे हैं, एक जर्मनी इस कारण कि वह विजय हुआ और दूसरा फ्रांस इस कारण कि वह पराजित हुआ। इसके बाद आगामी वर्षों में फ्रांस जर्मनी के प्रति प्रतिशोध की आग में जलता रहा और जर्मनी का यह प्रयास रहा कि फ्रांस सदैव मित्रहीन व कमज़ोर बना रहे, जिससे वह प्रतिशोध न ले सके। इतिहासकार कैटलबी ने लिखा है कि सेडोन के युद्ध ने जर्मनी को यूरोप की मालकिन बना दिया और बिस्मार्क को जर्मनी का मालिक। कालांतर में बिस्मार्क का पतन बुरा हुआ। जर्मनी के सम्राट विक्टर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को पद से हटाते समय उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। जिस महल से वह वर्षों में रहता था उसे तुरंत भी हटा दिया गया, यहाँ तक कि उसे अपने वस्त्र आदि को भी ठीक से संभालने का वक्त नहीं दिया गया। यानी बिस्मार्क का अंत बहुत ही बुरा हुआ। बिस्मार्क को जर्मनी में यानी वर्ष में 4 बार 3-3 महीनों का पेशगी वेतन मिलता था। जनवरी की पहली तारीख को उसे 31 मार्च तक का वेतन मिल चुका था, परंतु जब 20 मार्च को उससे पद से हटा दिया गया तो बाद में उससे 11 दिन का वेतन वापस ले लिया गया। सम्राट विलियम बिस्मार्क को एक ऐसा बाजीगर बतलाता था जो एक साथ 5 गेंदों से खेल सकता था और जिसमें से कम 2 गेंद सदैव हवा में रहती थी। इस प्रकार वो 5 गेंदें थी, यानी 5 देश, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड, इनके साथ वो खेलता था। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और बिस्मार्क का बहुत ही बुरा अंत हुआ।